जी, budgeting currently, and we were doing, basically we have studied simple budgets like sales budget, production budget, and today we will again solve the question for purchase budget, but it will also include trade receivable and trade payable budget also. This question has come in past papers in May, June 1342. May, June 1342, the question which has come in your past paper. So first of all, we have to go for preparing the purchase budget. So let's start doing that. तो पेज नंबर क्या है इसका? परचेज बजट पेज नंबर मैं आपको बताता हूँ 389 है, पेज नंबर 389 फ्रॉम माय बुक ऑब्वियसली. तो हम देखते हैं क्वेश्चन को. तो बजटेड सेल्स दी हुई है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया हुआ है, परचेज प्राइस पर यूनिट भी दिया हुआ है. द कंपनी यूजेस द FIFO मेथड ऑफ इन्वेंटरी वैल्यूएशन. इससे हमें फर्क नहीं पड़ेगा कोई भी. द डायरेक्टर एम टू मेंटेन इन्वेंटरी लेवल्स एट 25% ऑफ द फॉलोइंग मंथ सेल्स. अगले महीने की सेल्स का 25% हमने इन्वेंटरी लेवल मेंटेन करना है, यानी क्लोजिंग इन्वेंटरी इज गोइंग टू बी 25% ऑफ द नेक्स्ट मंथ सेल्स. They expect to achieve this on 31st December, but now it will not be possible. Every month the company can buy the maximum of 5500 units in any one month. हम एक महीने में 5500 यूनिट से ज्यादा परचेज नहीं कर सकते. All sales are on credit. 50% of customer pay in the month following sale, receive a cash discount of 4%. Remaining customers pay 2 months after sale. Trade receivables दिए हुए 1st January 2014 के. Payables भी आपको क्वेश्चन में दिए हुए. Prepare for each of the 4 months January to April. हमने जनवरी से अप्रैल का सबसे पहले परचेज बजट जो है वो डेवलप करना है. हम देख लेते हैं परचेज बजट जो बनाना है वो हम बनाएंगे डेफिनेटली. हैं जी बजट की जो बजट बनाना है वो हमने बनाना है जी जनवरी का, फरवरी, मार्च का, and for April, because he has asked you to prepare 4 months. तो हम बना लेते हैं जी. The purchase budget for these 4 months. You know that for purchase budget we have to start from units sold. Actually start from units sold because there is no raw material purchases given in the question. Start from units sold. ओपनिंग क्लोजिंग जो रॉ मटेरियल की ओपनिंग क्लोजिंग है वो नहीं है, यूनिट सोल्ड से स्टार्ट करेंगे, यानी कि आपका प्रोडक्शन बजट ही आपका परचेज बजट होगा. अगर आप देखें क्वेश्चन में तो उसने बताया भी हुआ है कि आपने यूनिट्स में और वैल्यू में दोनों में बताना है. प्रोडक्शन बजट ही आपका परचेज बजट होगा. तो यूनिट सोल्ड जो हमारे हैं वो 5000 है फर्स्ट ईयर में, ठीक है जी. और नेक्स्ट ईयर में मेरे ख्याल में यूनिट सोल्ड 5200 है, फिर 5600 जी. And in the last year, in the last month, I'm sorry, the units sold are going to be 5500. 5800 नहीं, अप्रैल की 58 है, वो 55 मई की है जी. इसमें हम क्या कर देंगे जी, क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं जी क्लोजिंग यूनिट्स, as we know that, और इसमें से हम लेस कर देते हैं जी ओपनिंग यूनिट्स. क्लोजिंग यूनिट्स हमने बताया था कि वो नेक्स्ट मंथ की सेल्स का 25% है, यानी 5200 का 25% इज गोइंग टू बी द क्लोजिंग यूनिट्स. तो वो आपके अगर हम पहले सॉल्व करें तो वो आ जाएंगे 1300 यूनिट्स, यानी 5200 का 25% ले लें तो 1300 ही बनेंगे. आपको पता है कि आपने इसका टोटल करना है. टोटल हम लाजमी लिखते हैं, बाद हम माइनस करते हैं. तो टोटल आपका ये जो आ जाएगा वो आ जाएगा 6300 और जनवरी लेस कर देंगे ओपनिंग यूनिट्स. तो ओपनिंग यूनिट्स आपको पता है कि वो इसी महीने के 5000 का ही 25% होंगे,
which will obviously become 1250. वो हम माइनस कर देंगे तो आपके पास यूनिट्स प्रोड्यूस्ड आ जाएंगे या यूनिट्स परचेज्ड आ जाएंगे, बात एक ही है। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे यूनिट्स परचेज लिखूंगा। इस क्वेश्चन में बेसिकली परचेज्ड एंड प्रोड्यूस्ड जो है वो सेम ही है। ये मेरे पास आ जाएंगे जी 6300 माइनस 1250 में करूंगा तो 5050। आप गौर करें कि जो 5050 आपका आंसर निकला है ये 5500 से कम है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बताया है कि आप 5500 से ज्यादा यूनिट्स जो है वो परचेज नहीं कर सकते। आपके पास देखते हैं कि प्राइस पर यूनिट कितनी है या प्राइस पर केजी कितनी है, वो दी हुई है। परचेज प्राइस उसने क्वेश्चन में दी हुई है, तो हम परचेज प्राइस ही यूज कर लेंगे। मैं सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए स्टार्ट में लिख रहा हूँ, बाकी फिर मैं बाद में यूज करूंगा। तो परचेज प्राइस ने 4 दी हुई है जनवरी की, तो आई विल यूज 4 as purchase price. I can use the word multiply also because this is going to be multiplied with this. And you will get the purchases in dollars. या purchases की value भी आ जाएगी आपको। ये हमारी कितनी आ जाएगी जी 20,200 जी। This is how I have calculated the purchase budget for January or the production budget for January in units and in value also. Next month में देखते हैं 5600 का, क्योंकि अगले महीने की सेल्स का 25% जो है वो मैंने आपको बताया है कि वो आपका बनेगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री बनती है आपकी। अगले महीने की सेल्स अगर आप गौर करें तो वो आप 1400 बनेगा। 600 है, उसका आप निकालेंगे तो वो 1400 बनेगा। इसमें आप ऐड कर लें, ये बन जाएगा 6600 लेस ओपनिंग यूनिट्स जो पिछले साल की क्लोजिंग है वही 5200 मगर 25% लेंगे इस 1300। तो यूनिट्स परचेज या प्रोड्यूस जो है वो आपके आ जाएंगे 5300। अभी भी आप देखेंगे ये यूनिट्स प्रोड्यूस जो है वो 5500 से कम है। जैसे ये 5500 होंगे हमें उसको 5500 पर लिमिट करना है, उससे ज्यादा हम परचेज नहीं कर सकते। प्राइस पर केजी उससे ऊपर वाले हम नहीं लिखेंगे फिर जी, वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे करना है आपको उसको, इसलिए क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं। 1200 आपका आ जाएगा परचेजेस इन डॉलर्स। अब नेक्स्ट देखते हैं मार्च में। मार्च के लिए अगर आप गौर करें तो 5800, इसके लिए आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। 5800 का आप ले लेंगे 0.25 यानी 25%, वो आएगा 1450। उसमें प्लस करें 5600 और माइनस करें ओपनिंग इन्वेंट्री 1400, तो ये 5650 आ रहा है, विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि आप 5650 यूनिट परचेज नहीं कर सकते। दीज यूनिट्स हैज टू बी अप टू मैक्सिमम लिमिट ऑफ 5500। इसको 5500 करने के लिए आपको यहाँ से रिवर्स जाना पड़ेगा, क्योंकि ये तो आपके 1400 ही बनेंगे। ये लेस होके 5500 आया, तो 5500 से ऊपर जब आप ये ऐड करेंगे इन दोनों को, तो ये यूनिट्स आपके बन जाएंगे 6400। रिवर्स जाना पड़ेगा, और 6400 और 5600 का जो डिफरेंस है वो आप लेंगे तो आपके पास आ जाएंगे 6600 और 5200 का। सेकेंड 1400 5500 प्लस 1400, ये 6400 कैसे आया है? हाँ सॉरी ये 6900 बनता है जी जी 6900 बनता है। ये आपको रिवर्स जाना पड़ेगा सॉल्व करने के लिए। की वजह क्या है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ 5800 का 25% और उसे सॉल्व करता हूँ तो मेरे यूनिट्स 5650 बनते हैं, जो कि गलत हो जाएगा, क्योंकि मैं 5650 यूनिट बना ही नहीं। ये बन जाएंगे आपके 6900 और उसका और 5600 का आप डिफरेंस ले लेंगे तो आपके पास क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाएगी 1300 की। क्लोजिंग इन्वेंट्री वैल्यू इज गोइंग टू बी चेंज्ड, और ये आपकी 1300 की अमाउंट जो है वो बनेगी, एंड दैट इज गोइंग टू बी यू हैव रिकॉर्डेड इट विद द बैलेंसिंग फिगर। 4.2 इज द परचेज प्राइस, तो 4.2 से आप इसको ऑब्वियसली मल्टीप्लाई कर देंगे, यू विल गेट द अमाउंट ऑफ परचेजेस जो कि 23,100 आ गए। नेक्स्ट देखते हैं इसी तरह अगले पार्ट में
भी अगर अब मई की जो सेल्स हैं, अब मई की सेल्स बेसिकली क्वेश्चन में तो आपको दी हुई है ना, मई की सेल्स कितनी है 55। जी अगर आप 5500 का 25% निकालते हैं तो 13 1375 उसमें 5800 ऐड करें और माइनस करें 1300, तो ये फिर 5875 बन जाता है, जो कि 5500 से ज्यादा है। बट यू कैन परचेज अप टू द मैक्सिमम लिमिट ऑफ 5500 यूनिट्स। उसको 5500 यूनिट्स पे आप मैक्सिमाइज करेंगे, क्लोजिंग इन्वेंट्री को आप 1300 करेंगे, और इसी तरह जो आपकी ओपनिंग सॉरी जो परचेजेस टोटल है वो 6300 बन जाएगा, और 6300 और 5800 का हम जब मेरा ख्याल है मैंने गलत किया है, तो ये 6800 बनेगा, सॉरी। ये 5500 आपने खुद ही इस तरह लिख देते हैं कि मतलब 5500 से जी ज्यादा जी कर जी, ही नहीं सकते, क्योंकि वो क्योंकि टोटल मैंने इसको कैलकुलेशन करके देखा ना, ज्यादा आ रही है 585, ठीक है। तो वो ज्यादा आ रही है तो मुझे फिर लिखना पड़ेगा। तो वो 1450 नहीं बनता है ओपनिंग इन यूनिट्स? ये 1000 बन जाएंगे, 1450 ये 1000 बन जाएंगे आपके बैलेंस फिगर। जी देखिए, हमारी मई की जो सेल्स है, नहीं सर, मैं ओपनिंग यूनिट्स की बात कर रहा हूँ। जी वो 5500 है, उसका 25% ले तो 1375 बनते हैं क्लोजिंग यूनिट्स। तो उसमें 5800 ऐड करें, ओपनिंग तो चेंज होना ही नहीं है, ओपनिंग तो पिछले साल से आते हैं ना बेटा, वो तो 1300 ही रहेंगे ना। परचेजेज है वो 5875 बनते हैं, ठीक है ठीक है। आप 5875 परचेजेज नहीं कर सकते, क्योंकि आप परचेजेज कर सकते हैं अप टू अ मैक्सिमम लिमिट ऑफ 5500। तो इन ऑर्डर टू मेंटेन और टू कैप्ट इट अप टू 5500, हमें रिवर्स जाके क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू को एडजस्ट करना पड़ेगा, जो कि 1000 आपकी आ जाएगी। इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे आप परचेजेस को, परचेज प्राइस जो है वो है आपकी, आपके पास परचेजेस जो है वो आ जाती है 23,100 ही आ रही है जी, ऑब्वियसली। तो ये हमने परचेज बजट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमने इसी क्वेश्चन पर बनाना है ट्रेड रिसीवेबल बजट। तो ट्रेड रिसीवेबल बजट की तरफ हम चलते हैं। देखिए, ट्रेड रिसीवेबल बजट इज गोइंग टू बी प्रिपेयर्ड इन द सेम वे एज 5500 प्लस सर, 5500 प्लस 1300 जी जी वो 1300, एक मिनट मुझे एक मिनट रुकिएगा। 6800 ठीक है सर, चलिए चलिए। ठीक है जी। अब हमने बनाना है जी ट्रेड रिसीवेबल बजट। तो ट्रेड रिसीवेबल बजट जो है बिल्कुल वैसे ही बनता है जैसे कि आपका बनता है SLCA यानी सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट। उसी तरह हमारा ये रिसीवेबल बजट जो है वो बनेगा, लेकिन स्टेटमेंट फॉर्म में। फर्क क्या पड़ेगा? इट इज गोइंग टू बी प्रिपेयर्ड इन स्टेटमेंट फॉर्म, दैट इज द डिफरेंस। स्टेटमेंट फॉर्म यानी आप ट्रेड रिसीवेबल ठीक है। लिखेंगे, उसमें क्रेडिट सेल ऐड करेंगे, लेस कैश रिसीव्ड लेस डिस्काउंट, तो आपका ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड आ जाएगा। हमने पिछले लेक्चर में भी थोड़ा सा डिस्कस किया था इसके बारे में। तो ट्रेड रिसीवेबल ब्रॉड डाउन से हम बेसिकली स्टार्ट करते हैं। हमने कितने महीनों का बनाना है ट्रेड रिसीवेबल बजट, उसको जरा देखते हैं। 4 महीनों का, यानी वो भी जनवरी, फरवरी, मार्च और अप्रैल का हमने बनाना है। तो आई विल गो फॉर द जनवरी का बनेगा। जनवरी का बनाएंगे हम। मार्च का, एंड देन वी विल प्रिपेयर द बेसिकली बजट फॉर अप्रैल, क्योंकि 4 मंथ्स का उस समय का है, तो वो हम बना लेते हैं ट्रेड रिसीवेबल बजट। January, February, March, and April. We will start from the balance trade receivable at the start, or you may say कि trade receivable ब्रॉड डाउन भी कह सकते हैं इसको आप, एक ही बात है। देखते हैं सवाल में हम कि ट्रेड रिसीवेबल ब्रॉड डाउन हमारे कितने जो है वो पड़े हुए हैं। क्वेश्चन की तरफ अगर हम देखें तो ट्रेड रिसीवेबल जो आपके पास अवेलेबल है एट द स्टार्ट, ये लिखे हुए हैं। ट्रेड रिसीवेबल एट 1 जनवरी आर एक्सपेक्टेड टू बी 24,000 फ्रॉम नवंबर सेल्स हैं और 49,000 फ्रॉम दिसंबर सेल्स हैं। दोनों को आप ऐड कर लेंगे तो आपके पास ट्रेड रिसीवेबल एट द स्टार्ट ऑफ जनवरी आ जाएंगे, जो कि ऑलरेडी क्वेश्चन में दिए हुए हैं, आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट इज योर 73,000 विल बी योर ट्रेड रिसीवेबल्स एट द स्टार्ट ऑफ जनवरी, जो दिए हुए पहले से। इसमें हम क्या ऐड कर देते हैं,
इसमें हम ऐड कर देते हैं क्रेडिट सेल्स, और जो भी इसका टोटल आता है वो हम लिखते हैं, और इसमें से फिर हम जो है लेस कर देते हैं जो आपकी रिसीट्स हैं, जो आपको पैसे मिले हैं। रिसीट्स का वर्ड अगर आप सेल्स हम बजटेड लिखेंगे। सब बजटेड ही है यार। All sales are on 50 credit 50% of customers। ठीक है। इसमें आपका आएगा लास्ट मंथ सेल और 2 मंथ आफ्टर सेल, और एक चीज और आएगी वो है डिस्काउंट अलाउड, इम्पोर्टेंट इन ये हम इसका टोटल करके जब आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर ट्रेड रिसीवेबल बजट का जो है वो आ जाएगा, यानी इसका टोटल आप करेंगे एंड देन यू विल गो फॉर द ग्रैंड टोटल अगेन। ये हम तरह से इसको हम कंप्लीट करें तो ये टोटल तुम्हारा आ जाएगा, और एंड के ऊपर जो हम लिखते हैं ये आपके आ जाएगा ट्रेड रिसीवेबल एट द एंड, या ट्रेड रिसीवेबल कैरिड डाउन भी आप इसको कह सकते हैं। दिस इज वन एंड द सेम थिंग, राइट? ट्रेड रिसीवेबल कैरिड डाउन, और यू कैन से एट द एंड 73,000 आपकी आ गई है जो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल है जनवरी की। अब देखते हैं क्रेडिट सेल हमारी कितनी है, साल पे चलते हैं। तो क्रेडिट सेल निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 5,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, तो आपकी क्रेडिट सेल्स आएंगी जो कि बनती है 50,000 इज द अमाउंट ऑफ सेल्स। क्रेडिट सेल जनवरी की ही लेंगे, जिस साल की सेल्स हैं उस साल की ही लेंगे, लेस इसमें से कर देंगे हम रिसीट्स। लेकिन पहले मैं इसको कंप्लीट में नहीं कर सकता, हाँ सेल्स मैं सारी लिख सकता हूँ, फरवरी की सेल्स भी लिख लूँ, वो कितनी है 52,000, यहाँ पर मैं जी 52,000। और अगर मैं इससे आगे चलूं, यानी कि मार्च की सेल्स जो है कितनी बनेगी 50,400, जी 55,100 अप्रैल। अप्रैल की बनेगी 55,100। ठीक होगी जी बात। If I would have come to your home, I would have studied, I would have taught you in the same manner because I need recordings also. पढ़ाना मैंने ऐसे ही था, हाँ लेकिन कुछ आप कह रहे थे प्रॉब्लम्स हैं उसको भी डिस्कस करने के लिए तो फिर देख ही लेंगे। अच्छा ठीक है, लिख दी। अब लेस रिसीट्स में देखते हैं कि लास्ट मंथ सेल में से कितने पैसे रिकवर हुए हैं। सर इसको जरा डिस्कस करें पहले। ए व्हाट हैपेंड, तो पॉइंट नंबर 3 पे देखते हैं हम, all sales are on credit, 50% of customer pay in the following month, following sales, यानी दिसंबर की सेल्स का जो 50% है वो हमें मिल जाएगा कब, जनवरी में, ठीक है। और रिसीव ए कैश डिस्काउंट ऑफ 4%, द रिमेनिंग कस्टमर पे 2 मंथ आफ्टर सेल, बाकी 2 महीने बाद पे करेंगे। इसका मतलब ये है कि हमें नवंबर की सेल्स भी मिलेगी जनवरी में, और दिसंबर की सेल्स का भी मिलेगा कितने परसेंट, 50%, बट आफ्टर 4% डिस्काउंट। तो दिसंबर की जो सेल्स हैं वो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ, नवंबर की सेल्स जो हमारे पास अभी भी रहती हैं यानी क्वेश्चन में, वो 24,000 है, ये नवंबर की हैं जो मिलेंगी हमें। दिसंबर की 49,000। 49 दिसंबर की क्या करूंगा 49,000 का, क्योंकि 49,000 की सेल्स में से मिलेगा कितने परसेंट, 50%, लेकिन डिस्काउंट के साथ। डिस्काउंट कितना आ रहा है मेरा, डिस्काउंट इसने क्वेश्चन में दिया 4% है, तो 4 डिवाइड बाय 100 दैट इज गोइंग टू बी माय डिस्काउंट। क्वेश्चन इसलिए करके दिखा रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए कि हमें कैसे इसको सॉल्व करना है। into 4 divided by, sorry, 49,000 into 50% into 4 divided by 100
ये 980 बनता है, 980 डिस्काउंट है और ये अमाउंट जो बनेगी ये बनती है 24,500 माइनस 980 आप करेंगे तो यू विल गेट द अमाउंट जो कि आपको मिल रही है इस साल से 23,520 अमाउंट आपको मिल रही है लास्ट मंथ की सेल में से। यहाँ पे क्या आएगी 23,520 और 2 मंथ आफ्टर सेल में से आपको कितना मिल रहा है, वो पूरी अमाउंट मिल रही है, वो कितनी है 24,000, क्योंकि उसमें से आधी जो है वो दिसंबर में ऑलरेडी मिल चुकी है और डिस्काउंट अलाउड आपका आ जाएगा जो आपने ऑलरेडी निकाला है 980 का। तो सर ये किस तरह पता चलेगा जो ये आप माइनस कर देंगे। जी जी हाँ तो बोले। सर नेक्स्ट मंथ सेल ये किस तरह चले, नवंबर है या दिसंबर है? हाँ नवंबर की देखें, और 2 मंथ आफ्टर। जी नवंबर की सेल्स का 50% तो दिसंबर में मिल गया होगा ना, तो जो बाकी ट्रेड रिसीवेबल शो हो रहे हैं नवंबर के वो वही हैं जो जनवरी में मिले सारे, उसकी परसेंटेज लगाने की हमें जरूरत नहीं है, वो डायरेक्टली हम सॉल्व कर लेंगे। यही क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में मेन पॉइंट है जिसको आपने सॉल्व करना है और जिस पर बेसिकली फोकस करना है। टोटल अमाउंट दिसंबर में डिस्काउंट हुआ है? 8,500। जी जी अच्छा, मतलब हम जनवरी से पीछे देख रहे हैं, लास्ट मंथ मतलब दिसंबर फिर नवंबर, ठीक है। असल में अब ये जो क्लोजिंग है आपका जनवरी का, यही आपका फरवरी का ओपनिंग बन जाएगा ट्रेड रिसीवेबल के अंदर। आप जो क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे थे ये है बेटा कि दिसंबर की सेल्स का 50% वो मिलेगा आपको जनवरी में विद 4% डिस्काउंट। 50% बनता है 24,500, उसमें डिस्काउंट माइनस करेंगे 23,520 मिल रहा है और बाकी 24,000 मिलेगा। बाकी 24,500 कब मिलेगा? फरवरी में। आई विल राइट ओवर हियर, ये मिलेगा मुझे 24,500, वो इधर मिलना है फरवरी में। इसी तरह नवंबर की सेल्स का 50% डिस्काउंट के बाद मिल गया था दिसंबर में, जो हम बना नहीं रहे, और बाकी 24,000 हमें मिलेगा कब? जनवरी में, जो कि मैंने यहां लिखा है। इसका मतलब है नवंबर की सेल्स बेसिकली 48,000 थी। नवंबर की सेल्स बेसिकली 48,000 थी, जिसका 50% दिसंबर में मिला और बाकी 50% अब मिलेगा जनवरी में। तो दिया हुआ है वो, तो उसके ट्रेड रिसीवेबल ही बनते हैं टोटल। अब इससे आगे चलेंगे हम। अब लास्ट मंथ सेल हमारी कितनी है अगर हम देखें तो वो 50,000 है। जनवरी की सेल्स का 50% कितना बनेगा? 25,000 और उसका 4% डिस्काउंट है, 1,000 हमें नहीं मिलेगा, तो बाकी हमें कितना मिलेगा? 24,000 वी विल रिसीव एंड डिस्काउंट इज गोइंग टू बी 1,000, जो कि 25,000 का 4% आता है। ये माइनस कर देंगे आप तो आपके पास ये अमाउंट टोटल कर देंगे इसका, और बस ये अमाउंट आ जाएगी। और देखें दिसंबर की सेल्स का 50% जो कि 24,500 मिलता है वो फरवरी में मिलेगा हमें। बाकी जनवरी में मिला था डिस्काउंट के बाद, और फरवरी में मिलेगा विदाउट डिस्काउंट 24,000 प्लस ये 49,500। टोटल अमाउंट वही बनेगी जो उसकी सेल्स की बनती है। और यहाँ पे आपका कैरिड डाउन जो आपका ट्रेड रिसीवेबल का आ जाएगा, जो कि आपने फाइंड करना है, which is basically total is 49,500 and the carried down is 77,000. ये लास्ट मंथ और ये किस तरह निकाला है फरवरी का, किन अमाउंट्स पे? जी मैं अभी आपको बता रहा हूँ। देखिए दिसंबर की सेल्स का आधा यहाँ मिलेगा, तो 24,500 दिसंबर की सेल्स का 50% यह मिलेगा आपको। और जो जनवरी की सेल्स है 50,000, इसका 50% आफ्टर डिस्काउंट मिलना है। डिस्काउंट इज 4 डिवाइडेड बाय 100 which comes basically 1,000, और ये आप माइनस कर देंगे 5,000 में से, क्योंकि 50% मिलना है ना आपको। 24,000 आपको मिलेगा जनवरी की सेल्स का। तो जनवरी की तो सेल्स 25 में से क्यों माइनस करेंगे? सेल तो 50,000 है ना जनवरी की। जी बेटा जनवरी की सेल्स का 50,000 का 50% जो 25,000 अच्छा 25,000 आ गया, से ठीक है, 4% उसमें नहीं से मिलना, माइनस। 1,000 नहीं मिलेगा आपको, वो डिस्काउंट में चले जाएगा और बाकी 24,000 में मिल गया। 24 और 1 ठीक हो गया। लेकिन वो डिस्काउंट लग लिखते हैं ना हम। और दिसंबर की सेल 50% आपको मिल गया 2 मंथ आफ्टर सेल में 24,500।
ठीक है जी। ये हम लोगों ने उसका दिसंबर की सेल का लिए, जी जी जी, दिसंबर की सेल्स 49,000 थी ना, उसका 50% 24 ठीक हो गया। हमने ले लिया। ठीक है जी। अब 77,000 जो क्लोजिंग आया आपका ट्रेड रिसीवर का, वो उसका बन जाएगा ओपनिंग। मैंने टोटल्स नहीं लिखे, तो मैं टोटल जरा लिख लेता हूँ, वो मिस कर गया हूँ मैं। तो टोटल्स जो है वो आपके ये 1,23,000 बनता है इसका, माइनस किया ना मैंने 8,500। जी इसका टोटल जो है वो बनता है आपका 126,500। इसका टोटल जो है वो आपका बनेगा 127, अगर हम कैलकुलेट करें 400। अब आ जाते हैं इसके ऊपर वापस। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा कि फरवरी की सेल्स का 50% इधर मिलना है। फरवरी की सेल्स कितनी थी आपकी, वो है 52,000। फरवरी की सेल, सॉरी, जी जनवरी की सेल्स का, जनवरी की सेल्स का 50% यानी 25,000 हमें 2 मंथ आफ्टर सेल मिलेगा। इधर डिस्काउंट आएगा आपका, और वो कितना आएगा 52,000 का 50% 26,000, और उसका 4 डिवाइडेड बाय 100 इज योर डिस्काउंट। सो 1040 इज योर डिस्काउंट, and you will subtract 1040 from 26,000, you will get 24,960। इसका टोटल कर लेते हैं हम। अब आप मुझसे पूछोगे सर ये पहला 25 24,960 कहाँ से आया है? नहीं 26,000 में से माइनस किए हमने। ये माइनस करेंगे तो फिर यहाँ लिखना है ना, जितना कैश रिसीव हुआ है आपको, जो हुआ है आपको वो तो नहीं आएगा ना, तो 51,000 टोटल बनेगा इसका। क्लोजिंग अमाउंट 127,400 माइनस 51,000 देंगे, तो ये आपकी आ जाएगी 76400। ये आप आगे ले जाएंगे 76400 बच जाएगा, उसमें आप ऐड कर देंगे। अभी लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पेपर में इन द एग्जाम्स इन मई जून there is a question of trade receivable and trade payable budget, and 90% of the students are not able to solve it. You know why? करवाया ही नहीं था, टीचर्स ने करवाया ही नहीं। अच्छा हाँ, ये आप देख लें कि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक था और टीचर ने करवाया नहीं था। साजिद मुनीर साहब की बात भी कर रहा हूँ मैं, और कुछ टीचर्स की बात भी कर रहा हूँ जो बड़े हाई लेवल के टीचर पढ़ाते हैं, क्योंकि बस वो एक नॉर्मल रूटीन में पढ़ाते हैं, वो फोकस नहीं होते कि पेपर सारे कवर करवाए जाएं, बच्चे को सवाल कहीं से भी आ सकता है, और इसीलिए पेपर फिर बहुत टफ हो जाते हैं। अच्छा, इन दोनों को ऐड करते हैं हम, तो वी विल गेट 13,150। अब वापस आ जाते हैं पहले मार्च की सेल्स का 50%। ओके, कितनी है 50,400, उसका 50% ले लें, वो आएगा 25,200, उसका 4/100 कर लेते हैं, 4 डिवाइडेड बाय 100 जो आएगा 1008, उसमें से माइनस कर देंगे 25,200, तो बाकी अमाउंट 24,192 आ जाएगी इधर, 4192 इधर आ जाएगी, इधर आपका आ जाएगा 1008 का डिस्काउंट अलाउड आ रहा है। 1008, यस। और यहाँ पे आपका आ जाएगा फरवरी की सेल्स का 50% मार्च में मिला था, और बाकी 50% का मिलेगा ये, ठीक हो गया, तो वो इधर आ जाएगा, जी से समझ लग गया। आ जाएगा 51,200, ये हम माइनस कर देंगे, तो आपका कैरिड डाउन बैलेंस आ जाएगा 80,300। This is how we have prepared the trade receivable budget. Now I will move towards trade payable budget. So you need to write it down first, then I will move towards trade जी सर payable। लिख लिए, Solve this question, लिख लिया, very good। तो इसको मैं करता हूँ सेव, level to trade receivable, trade payable दोनों होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, दोबारा पेंट शॉप अपनी खोलते हैं, इसलिए ट्रेड पेबल बजट बनाने के लिए वो भी आपने 4 सालों महीनों का ही बनाना है, एंड दैट इज गोइंग टू बी एन इजी वन, इट इज नॉट गोइंग टू बी डिफिकल्ट, क्योंकि उसमें जो उसने फॉर्म दी है वो हमारी आसान है, ये इतना मुश्किल नहीं बनेगा।
It is rather easy. And April. पहले इसके लिए हम एक फॉर्मेट जो बनाते हैं अपना नॉर्मल वो बना लेते हैं as usual. तो थोड़ा मुझे ट्रेड पेबल बजट हम लिखते हैं जी इधर because we are preparing trade payable budget. Payable budget. ओके जी, सबसे पहले यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, ट्रेड पेबल एट द स्टार्ट. I usually prefer writing trade payable at the start rather than writing brought down, because brought down, so you know, it is usually written in the accounts. We are not preparing accounts, we are preparing in a statement form. Let's go back ठीक है. again. Trade payables at the start is given over here. Trade payables on 1st January are expected to total 20,000. The company pays for all its purchases in the month after purchase, receiving a discount of 5% for prompt payment. And we used to pay next month. हम अगले महीने जो है वो पेमेंट जो है वो हम अपने ट्रेड पेबल्स को देते हैं, हर अगले महीने अपने ट्रेड पेबल्स को पे कर देते हैं. तो उसको हम बनाते हैं, हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. तो ट्रेड पेबल्स एट द स्टार्ट हमारे कितने हैं, मैंने अभी बताया था आपको 20,000 के. इसमें हम ऐड कर देते हैं क्रेडिट परचेजेस. जैसे पीएलसीए बनाते हैं उस तरह ही बनेगा, बट इट इज इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट. क्रेडिट परचेज हम सारी की सारी लिख सकते हैं क्योंकि परचेज हमें दी नहीं हुई, हमने निकाली है. हमें दी नहीं हुई, हमने निकाली. देखिए हमने निकाली है परचेजेस. ठीक है, तो परचेज कितनी निकाली, 20,200. I will write from my purchase budget. Then 21,200. 21,200 G. Oh, 21,200 G. नेक्स्ट बताइएगा. उसके बाद है 23,100. 23,100. और आगे भी वही शायद. हाँ जी वही है. इसका जी हम टोटल कर लेते हैं, नो दैट, और इसमें से हम लेस कर देते हैं जी कैश रिसीव्ड. Definitely the next thing is discount received. That is very important to be discussed. क्योंकि ये लिखना बहुत जरूरी है, वरना वो मार्क्स जो हैं वो आपके डिडक्ट हो जाएंगे. डिस्काउंट रिसीव लिखना बहुत जरूरी है. ये टोटल पेमेंट्स आपकी आ जाएंगी, and then you will go for the last amount of the trade payables, which is going to be written after the total of the trade payables. इनको थोड़ा सा कोशिश करते हैं. चलो अच्छा जी, तो पिछले साल के ट्रेड पेबल्स में से हमें 5% डिस्काउंट के साथ पेमेंट हो जाती है. तो 20,000 ट्रेड पेबल्स से हमारे 1 जनवरी को, इसमें से अगर हम टोटल करें, ये टोटल हमारा बन जाएगा 40,200. इसमें से हम कैश रिसीव माइनस कर देंगे, जो कितना बनेगा 20,000 का 5% निकाल के. 5% is going to be the discount receipt, and that is 1,000. So I will write the total over here. That will become 1901 की बनता है 20,000. जब मैंने उसको टोटल को अलग कर दिया है, उसका मैं देखता हूँ अभी. ये बनेगा आपका 20,000 and this will become 40,200. 20,200 आपका आंसर. टोटल मैंने करना था. Just a minute. Like here. Yes. Okay. अब next जो आपके trade payables at the end है, which I'm going to write over here. वो next के बन जाएंगे trade payables at the start, which is 20,200.
इसको सम करेंगे यानी इसका टोटल करेंगे तो टोटल आपका आ जाएगा 41,400। इसमें से माइनस आपने करना है कैश रिसीव जो आपको हो रहा है, वो क्या होगा पिछले सेल्स का, यानी कि मींस के जो आपकी सेल्स हैं फरवरी की जो सेल्स हैं, सेल फरवरी की परचेजेस, आई एम सॉरी, फरवरी नहीं जनवरी की परचेजेस, आई मस्ट से। सर जब हमने जनवरी की निकाली तब हमने किस तरह किया था फिर? जनवरी की किसका हमने लिया? पिछली यूज की थी ना, दिसंबर की परचेजेस, वो 20,000 थी, 1 जनवरी को अवेलेबल थी, वो दिसंबर की परचेजेस थी, क्योंकि अगले महीने पे करते हैं ना, इसका मतलब हम अभी तक पे नहीं किया हुआ था दिसंबर की परचेजेस। दिसंबर की परचेज कैसे आ गई थी? ये देखो ट्रेड पेबल्स ऑन 1 जनवरी इफेक्टेड टू टोटल 20,000, इसका मतलब है कि ये ओपनिंग ट्रेड पेबल्स है, इसका मतलब दिसंबर की परचेजेस थी जो हमने कब पे करनी होती हैं, जनवरी में, फर्स्ट पिछले साल की, पिछले महीने की। ठीक हो गया। अब देखते हैं आगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 20,200 जो आप परचेजेस हैं किसकी, दिसंबर की परचेजेस हैं 20,200, उसका हम ले लेंगे 5%, वो आ जाएगा 1010। सर ये परचेजेस में हम ये लेस कैश रिसीव लिखेंगे, कैश पे लिखेंगे? कैश पेड लिखेंगे, आई एम सॉरी, यू आर राइट, 1010। और बाकी आप माइनस कर देंगे, तो ये अमाउंट कितनी आपकी आ जाएगी, 19190 आपकी आ जाएगी, 19190। तो इसको भी हम ठीक कर लेते हैं क्योंकि ये कैश पेड है, going to be our cash paid figure. We are making the payment to our trade payables. अब टोटल कर लेते हैं जी, 19190 प्लस 1010, ये आपका 2200 ही आ जाएगा, वो आप माइनस कर देंगे तो आपके 21,200 आ जाएंगे ट्रेड पेबल्स एट द एंड, और वही आपके बन जाएंगे नेक्स्ट ईयर के 21,200। वो आप 23,100 में ऐड कर देंगे तो आपके पास टोटल ट्रेड पेबल्स आ जाएंगे 44,300। उसमें से अब अगेन आपको माइनस करना पड़ेगा, सबसे पहले डिस्काउंट उसका निकालते हैं, 21,200 5 डिवाइड बाय 100, 1060 इज द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, वो हम 21,200 में से माइनस कर देंगे, तो 20140 विल बी योर फिगर ऑफ द कैश पेड। टोटल कर लेंगे जी हम, टोटल आपका इसका आ जाएगा 21,200, वही आना है जारी बात है, और माइनस कर देंगे तो आपके पास ट्रेड पेबल्स 23,100 आ जाएंगे, जो कि अगले साल के ट्रेड पेबल्स बनेंगे, अगले मंथ के ट्रेड पेबल्स बनेंगे, सॉरी। नेक्स्ट मंथ द ट्रेड पेबल्स आर 23,100, total is obviously 46,200, अगेन 23,100 में से डिस्काउंट की फिगर, टोटल तो वही बनना है 23,100 ही, लेकिन डिस्काउंट की फिगर जो है वो आपको करनी पड़ेगी, जो बनती है 11,155, और वो डेफिनेटली आप 21,300 में से माइनस करेंगे तो रिमेनिंग अमाउंट आप पे कर रहे हैं व्हिच इज 21। ये कैरेट डाउन अमाउंट किस तरह आ रही है सबकी? 1945, इन दोनों का टोटल आप करोगे ना तो ये 23,100 ही बनेगा, और 46,200 में से 23,100 माइनस कर देंगे आप, तो आपका आंसर 23,100 ही आ जाएगा दोबारा। इन सब में से हम ठीक हो गया। कर रहे हैं तो आपका ट्रेड पेबल्स एट द एंड जो है वो आते जाएंगे साथ साथ। तो जी यहाँ तक देखें, कोई मसला है तो बताएं मुझे, फिर मैं आगे चलूँ, वरना नहीं सब मैं नोट कर रहा हूँ, मसला कोई नहीं है। जी जी नोट कर लें। अब वो कहता है कि जी कि आपने करंट एसेट और करंट लायबिलिटी सेक्शन जो है वो इसका जो है वो बनाना है, करंट एसेट और करंट लायबिलिटी सेक्शन। तो हमने देखना है कि कब का बनाना है, 30 अप्रैल 2014 का। तो हम देखेंगे 30 अप्रैल 2014 को हमारे पास कितनी क्लोजिंग इन्वेंट्री पड़ी हुई है, ट्रेड रिसीवेबल्स कितने पड़े हुए हैं और ट्रेड पेबल्स कितने पड़े हुए हैं।
ठीक है जी, तो वो हमें निकालने ठीक हो गया पड़े जी और सर, लिख लिया मैंने। विच इज नॉट दैट डिफिकल्ट एक्चुअली। तो हम देखते हैं कि करंट एसेट सेक्शन हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप क्या आ जाएगी जी, क्लोजिंग इन्वेंट्री। बेसिकली क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल ही है ये क्लोजिंग यूनिट्स आप कह दें। तो वो क्लोजिंग यूनिट्स जो आपके पास बचे हुए हैं, अगर आप देखो तो आपके पास कितने यूनिट्स बचे हुए हैं साल के अप्रैल के एंड में 1000 यूनिट्स। और एक यूनिट की वैल्यू कितनी है वो आपने लिखी हुई है 4.2। तो वो आपके कितने आ जाएंगे 4200 आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू आ जाएगी। देख लें आप अप्रैल के एंड में 4200 यूनिट्स आपके बचे हैं और 1000 यूनिट्स आपके बचे हैं। वहां से आप क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू निकाल सकते हैं इजीली। कितनी आ पेपर के क्या लिखा हुआ है? देखिए अप्रैल के एंड में 1000 यूनिट्स बचे हुए, परचेज बजट में जाएं, वहां पे मौजूद है परचेज बजट में। अच्छा, देखिए हमने अप्रैल के एंड में जी क्लोजिंग इन्वेंटरी 1000, ठीक है। जी उनको 4.2 कर दिया तो क्लोजिंग इन्वेंट्री मेरे पास आ गई। अब ट्रेड रिसीवेबल जो बचेंगे मेरे पास, अब आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रेड रिसीवेबल मेरे पास कैसे बचेंगे। कैसे बचेंगे कि अप्रैल की सेल्स तो सारी की सारी ट्रेड रिसीवेबल में चली जाएगी। 5800 का 9.5 ये तो सारी जाएगी। 55,100 हम्म। वो जारी बात है मेरी ट्रेड रिसीवेबल्स हैं क्योंकि पैसे नहीं मिले। प्लस इसमें मुझे करना पड़ेगा जो मई की और सॉरी मार्च की सेल्स का 50%, क्योंकि वो भी हमें अप्रैल में मिलने हैं, अभी तक मिले नहीं है। मार्च की सेल्स का 50%, मार्च की सेल्स हम्म। 5600 इंटू 9, 50% आप ले लें वो बनेगा 25,200। ये आपको मिलने हैं 25,200। इन दोनों को आप ऐड कर लेंगे तो आपके पास ट्रेड रिसीवेबल्स आ जाएंगे अप्रैल के एंड के विच इज 80,300। ये आपने इस तरीके से ट्रेड रिसीवेबल्स भी जो है वो फाइंड किए। रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, जो आपके ट्रेड रिसीवेबल्स हैं अप्रैल के, वो तो सारे के सारे पैसे आपको मिलने हैं अभी। आधे मई में मिलेंगे, आधे जून में मिलेंगे, अभी तो कोई नहीं मिले ना अप्रैल के एंड तक। 55,100 की 100 अमाउंट वो हुआ बनता है। है। और मार्च की ठीक है। सेल्स का 50% वो भी आपको नहीं मिले क्योंकि अप्रैल में 50% मिल गए थे, बाकी मिलने हैं अभी मई में। तो वो आके आप आ हम्म। जाएगी ट्रेड रिसीवेबल्स की अमाउंट। फिर हमने बनानी है ट्रेड पेबल्स की अमाउंट व्हिच इज नॉट दैट डिफिकल्ट टू बी प्रिपेयर्ड, बहुत आसान है। ट्रेड पेबल्स हम अगले महीने पे करते हैं तो ट्रेड पेबल्स 23,100 के बनेंगे, क्योंकि जो ट्रेड पेबल्स अप्रैल के एंड के हैं वही आपने मई में पे करने हैं। 23,100 आपकी अमाउंट जो है वो बन जाएगी। ठीक है जी, अब वो परफॉर्मेंस के हवाले से पूछना चाह रहा है कि परफॉर्मेंस जो है वो आपकी कैसी जो है वो रही है अप्रैल के हवाले से। अप्रैल के हवाले से उसने क्वेश्चन में कुछ चीजें पूछी हैं, अगर आप गौर करें, बिकॉज वी हैव टाइम तो वी विल गो फॉर द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन। वो कहता है जी कि calculate for April the sensitivity of performance of changes in the selling price, the selling price per unit at which profit would be zero, और sensitivity of performance change in variable cost। तो देखिए प्रॉफिट जो आपका है वो आपको निकालना पड़ेगा, आपको वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दी हुई है। तो अप्रैल की सेल्स हम ले लेंगे, बड़ा आसान है, और उसमें से ये दोनों चीजें माइनस कर देंगे। अप्रैल का प्रॉफिट आ जाएगा, अप्रैल की सेल्स हमारे पास कितनी है अभी आपने पीछे निकाली है। अप्रैल की जो सेल्स हैं अगर आप पीछे देखिए मैंने कैलकुलेट की 55,100 है। जी 55,100 इसमें से आप लेस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट, उसमें फिक्स कॉस्ट भी शामिल कर देंगे। दोनों अमाउंट जो आपको लिखी हुई है वो आप माइनस कर देंगे, 24,900 और 16,700। वो हम माइनस कर देंगे
मैं 1 मिनट, अभी टाइम हुआ नहीं सब में। जस्ट अ मिनट। जी, ये दोनों अमाउंट आप इसमें से माइनस कर दें। बताएं जी क्या आता है प्रॉफिट आपका? प्रॉफिट आ जाएगा 13,500. 13,500 इज द प्रॉफिट। वो कह रहा है 13,500 आपने सेंसिटिविटी टू सेलिंग प्राइस बतानी है, तो बड़ा ही आसान है। सेंसिटिविटी टू सेलिंग प्राइस क्या होगी? 13,500 उसकी रेशो मल्टीप्लाई बाय 100, तो दैट इज द सेंसिटिविटी टू सेलिंग प्राइस, यानी कि प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। इस तरह सेंसिटिविटी टू वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय वेरिएबल कॉस्ट इनटू 100। उसकी सेंसिटिविटी टू वेरिएबल कॉस्ट भी आ जाएगी। जरा बताइएगा इसके आंसर्स क्या क्या आते हैं जी। ये 24.5% आ रहा है, ये थर्ड इसी पार्ट है, यानी कि तीसरा वाला हिस्सा है जो मैं बता रहा हूँ। 54.22% है ये। सेकंड पार्ट जो है वो भी जो आपने वो ये जो दो बाकी कराए हैं बताइएगा जरा, मैं वो पहला वाले पे था उसको। जी, सेंसिटिविटी जो है ना वो आपने मेजर करनी है। सेंसिटिविटी टू चेंज का बेसिकली मकसद, फॉर्मूला क्या लगाएंगे? प्रॉफिट ओवर सेल। एट विच प्रॉफिट वुड बी जीरो, ये वो वाला है अभी? नहीं 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 नहीं, जीरो नहीं, प्रॉफिट ओवर सेल्स पहला। प्रॉफिट ओवर सेल्स इनटू अच्छा 100, ठीक है। ओवर सेल्स इनटू 100 करेंगे। सेंसिटिविटी का फॉर्मूला है कोई? मैं बता तो रहा हूँ आपको, सेंसिटिविटी ऑफ परफॉर्मेंस आपने लगानी है तो प्रॉफिट ओवर सेल्स इनटू 100। सेंसिटिविटी टू वेरिएबल कॉस्ट बतानी है तो प्रॉफिट ओवर वेरिएबल कॉस्ट इनटू 100। वो कह रहा है ना सर एक बार पहले सेंसिटिविटी का बताइएगा, प्रॉफिट ओवर सेल्स। सेंसिटिविटी परसेंटेज है मेरे भाई। उसने कहा सेंसिटिविटी ऑफ चेंज इन सेलिंग प्राइस पूछ रहा है ना, तो प्रॉफिट हाँ जी। सेल्स से इनटू 100। ठीक है, हम्म। फिर प्रॉफिटिविटी सेंसिटिविटी पूछ रहा है वेरिएबल कॉस्ट है तो प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे वेरिएबल कॉस्ट इनटू 100। अच्छा। अब वो कहता है कि बताएं कि कहां पे आपका प्रॉफिट जो है वो क्या हो जाएगा? जीरो। हम्म। इस किस जगह पे आपका प्रॉफिट जीरो हो जाएगा? अगर आप देखें तो आपका प्रॉफिट 24.5% है आपके सेल्स की। ठीक है ना, उसका मतलब है कि आपको अपनी जो कॉस्ट प्राइस है उसको बढ़ाना पड़ेगा। कितना परसेंट? 75% ऑलमोस्ट। तो कॉस्ट हम्म। प्राइस देखते हैं कि वो कितनी आ रही है। 24,900 और प्लस कर दें 16,700, तो 41,600 कॉस्ट प्राइस आती है। और यूनिट्स कितने आप बना रहे हैं उस पर्टिकुलर अप्रैल में? इफ आई जस्ट लुक एट द क्वेश्चन, यूनिट्स यू आर प्रिपेयरिंग इन अप्रैल इज 5,500। ये 7.6 आपकी आ जाएगी। यहाँ पे इसने 9.5 यूज की है। 9.5, अच्छा ठीक है। 55,100, 500, सेलिंग प्राइस 9.5 आ रही है आपकी अप्रैल की, ये लिखी हुई 9.5 देख रहे हैं आप? जी। प्रॉफिट जीरो कब हो जाएगा? जब ये 9.5 सेलिंग प्राइस आपकी क्या हो जाए? डिक्रीज कर जाए, कम हो जाए। कितना कम हो जाए? 24.5% तो प्रॉफिट आ रहा है ना, 50% कम हो जाए। आप सॉल्व करके भी कर सकते हो, आप सॉल्व करके भी कर सकते हो। तो 7.17 सेलिंग प्राइस आपकी हो जाएगी, तो आपका प्रॉफिट जो है वो जीरो हो जाएगा। यानी इसके ऊपर सॉल्व कर लो, यहाँ प्रॉफिट जीरो लो, प्रॉफिट को जीरो लो यहाँ पे, जी। क्योंकि प्रॉफिट जीरो आना चाहिए ना। तो आप हम्म। कितनी आ जाएगी? जितनी वेरिएबल कॉस्ट है वो आ जाएगी आपकी सेल्स, उसको आप जो है वो यूनिट से डिवाइड कर दो।
तो 7.6 आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। वो कह रहा है कि सेलिंग प्राइस बताएं कि आपका प्रॉफिट उस पर क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो हम हाँ प्रॉफिट जी, करके देख लेते हैं। तो प्रॉफिट 0 हमारा जो है वो कहाँ पे होता है, तब होगा जब 13,500 0 हो जाए, प्रॉफिट 0 हो, तो आपकी जो कॉस्ट है वो सेल्स के बराबर होनी चाहिए। ठीक है। कॉस्ट आपकी 55,100 होनी चाहिए, 500। तो सेलिंग प्राइस कह रहा है बताएं कि आपकी सेलिंग प्राइस क्या होनी चाहिए कि आपका प्रॉफिट जो है वो 0 हो जाए। तो सेलिंग प्राइस को ही रिड्यूस मेरा ख्याल है करना पड़ेगा, क्योंकि कॉस्ट से मैंने कोशिश की है निकालने की, निकल नहीं रहा उस तरह से। तो 9.5 आपकी सेलिंग प्राइस है, उसको ही हमें शायद रिड्यूस करना पड़ेगा, तो आपका प्रॉफिट जो है वो 0 पे आ जाता है। आना वैसे चाहिए इस तरीके से भी असूलन। चलें, उसको फिर हम बाद में मेजर करेंगे। ये 7.17 निकल रहा है ठीक है, सही कर पाए। जी। नेक्स्ट क्लास का मेरा टाइम होगा तो उसमें फिर हम नेक्स्ट लेक्चर को देखते हैं। ओके।